शुरू करते हैं। हाँ मैम, तो आप फार्मिंग के ऊपर पूछ रही थी कि फार्मिंग पे क्या है कि फार्मर मैन्युफैक्चरर टाइप बिजनेस है, तो बिल्कुल मैन्युफैक्चर है, क्योंकि वो क्या करता है, क्रॉप्स और फर्टिलाइजर्स की मदद से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। वो क्या है, जो भी उसकी फसल है, ठीक है। तो उसके पास भी ऐसे ही रॉ मटेरियल के रूप में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो उसका रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, फर्टिलाइजर्स और क्रॉप्स। फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जो उसके फसल है। और स्टॉक एंड ट्रेड कम होता है, फार्मर के पास ऐसी चीजें कम होती हैं जो वो डायरेक्टली बाजार से खरीद के बेचता हो, क्योंकि वो प्योर मैन्युफैक्चरर ही है, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक और चीज है मैम, ठीक, वो मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस में क्या होता है कि आपने रॉ मटेरियल डाला मशीन में ताकि उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया जाए। वो बनने लगा। मान लो ये डाला है हमने 31 मार्च को रॉ मटेरियल मशीन में फिनिश गुड्स बनाने के लिए, और 31 मार्च रात 12 बजे, ठीक है, 12 मिडनाइट तक मान लो कुछ गुड्स ऐसे हैं जो पूरी तरह फिनिश्ड गुड्स नहीं बन पाए, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे हैं, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा है जो पूरी तरह फिनिश्ड गुड्स नहीं बन पाया है। वो क्या है, बीच में अटका हुआ है, ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश्ड गुड्स है। सिचुएशन समझ पा रही है कि नहीं। 31 मार्च को मैंने कुछ रॉ मटेरियल डाला कि उसको फिनिश्ड गुड्स बना सकूं, लेकिन 31 मार्च को रात में 12 बजे तक क्या हुआ, वो पूरी तरह फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो वो बीच में अटका हुआ है ना कहीं, ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, ठीक। ऐसी चीज को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और मैंने ये सिचुएशन क्यों ली 31 मार्च रात 12 बजे, क्यों, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा और नया साल शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल, है ना जी, सही। हाँ, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री मैं बता रहा हूं। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इस चीज को वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसका भी क्या होता है, दो स्टॉक होता है, इसका भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है इन बिजनेसेस के पास, ठीक है। सही बात है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक ऐसे होगा मैम, क्लोजिंग स्टॉक देखिए कैसे होगा। 31 मार्च को 12 बजे जितना इस वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और जितना उस दिन पड़ा हुआ है वही 1 अप्रैल को क्या होगा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना। अच्छा, इसलिए होता है। हाँ, 5000 गुड्स अगर 31 मार्च को वर्क इन प्रोग्रेस में पड़े हैं, तो अगले दिन जब प्रोडक्शन शुरू होगा फिर से, तो वही 5000 गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होगा ना, जो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। हाँ, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से होता है। तो लास्ट दो चीजें जो यहाँ पे ऐड होंगी वो होंगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP। तो ये ये 8 तरीके के स्टॉक्स होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस में, ठीक है। ठीक बात है। अच्छा मैम, स्टॉक को अब इंटरचेंजेबली यूज भी करती है इन्वेंट्री के रूप में, चाहे स्टॉक बोल लीजिए चाहे इन्वेंट्री बोल लीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में स्टॉक और इन्वेंट्री की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है, लेकिन अकाउंट्स में ज्यादातर जगह स्टॉक और इन्वेंट्री को एक ही जैसा माना गया है, तो आप चाहे स्टॉक बोलिए चाहे इन्वेंट्री बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस में वो अलग होती है और ट्रेडिंग टाइप बिजनेस में अलग होती है, ठीक। चलो, तो ये हो गया, इन्वेंट्री वाला मामला हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, तो वहां पढ़ेंगे इसको।
अभी समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए पढ़ने से फायदा ही नहीं। क्या चीज? ये यहाँ पे ये एक छोटा सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये इस समय नहीं पढ़ेंगे, ये फाइनल अकाउंट्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पे समझ में आएगा आपको, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ओके, कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? इक्वेशन, राइट? सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म, सेकंड है कि नहीं मुझे नहीं पता आपकी बुक में, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है। आपकी बुक में शायद सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन होगा या डबल एंट्री सिस्टम होगा, ऐसा है। नहीं, बेसिक अकाउंटिंग करना है। चलो चाहिए, चलो ये देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। सर एक सेकंड, इसके टॉपिक का भी आपको फाइनल अकाउंट से किसी और चैप्टर पढ़ने के लिए जरूरत है? कौन सा टॉपिक है नाम? देखिए बता दे रहे हैं यहाँ पे, एक तो होगी 8वें नंबर पे रिसीट्स वाली चीज, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। उसको छोड़ा है, वो फाइनल अकाउंट से पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू वहां कवर होगा। हाँ, दूसरा टॉपिक जो इसमें छोड़ा है वो है एक्सपेंडिचर, ये भी उसी चैप्टर में कवर होगा। ठीक है, एक नंबर पे होगा मैम, अंदर का कंटेंट तो सेम ही होता है, चैप्टर की नंबरिंग्स में फर्क होता है। ये है नहीं, ये वाला टॉपिक, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। किस टॉपिक के अंदर है ये? यही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर है आपका, इसी में 8वां या 9वां पॉइंट होगा। ये एसेट्स के बाद होगा। देख रही हूँ, एक सेकंड। नहीं है, तभी मैं 3 दिन से फोन कर रही हूँ, कहीं है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं। कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट नहीं है, और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए तो फिर रहने दीजिए, हो सकता है कैपिटल। फोटो भेज दीजिएगा सर, किसकी? है तो इम्पोर्टेंट ही। कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसको यहाँ पढ़ना ही नहीं जरूरी है, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है, तो इसको वहां पढ़ेंगे। वो चैप्टर आपकी बुक में होगा, वहां पे ये दिया होगा कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट। नहीं आपको देखना हो इस समय, तो अपनी बुक में कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर जहां पे है वो चैप्टर खोलिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू। मैं परसों भी ढूंढ रही थी, कल भी ढूंढ रही थी। कैपिटल एंड रेवेन्यू में आपको ये कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट मिलेगा, और जब हम लोग ये कैपिटल रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिल गया? हेलो मैम, लास्ट में जाइए चैप्टर के, कहीं होगा कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट, लास्ट में कहीं होगी, और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये शुरू में होगा। रेवेन्यू चैप्टर के अंदर है ना, 17 चैप्टर है मेरे बुक में शायद। हाँ हाँ जी, तो शुरुआत में आपको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहां मिलेगा, और बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगी तो कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट भी मिलेगा। तो ये वहीं के टॉपिक्स है, वहीं पे पढ़ने हैं मैंने। यस सर। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ छोड़ने को नहीं कहा। ये छोटी सी चीज है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये तो फाइनल अकाउंट्स में सीखी जाएगी, वहीं पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए अभी यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि ना पढ़िए। ठीक है, सीधे वहीं पे पढ़िएगा इसको। क्लियर है मैम?
चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल क्या होता है। ठीक, चलो मान लो मैं आपसे सामान खरीदने आया, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए का आपसे सामान खरीदा है, तो आपने क्या किया है, सेल किया है सामान, ठीक है, और मैंने क्या किया है, परचेज किया आपसे सामान, है ना, सही बात है। रिस्पॉन्ड करती रहिएगा, इसमें लिखने वाला ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या, आपने क्या किया, सेल किया, मैंने किया है परचेज। मान लो मैं कैश पे नहीं करता हूं, उधार पे करता हूं। मैंने आपको वादा किया कि मैं 1 हफ्ते बाद क्या करूंगा, आपको 10,000 रुपए दे जाऊंगा जो आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके लिए क्या है, क्रेडिट सेल्स, और मेरे लिए क्या है, क्रेडिट परचेज। सही बात है। जी सर। ठीक, अब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा नाम कैसे लिखेंगी, आप मुझे लिखेंगी, क्योंकि आपने मुझे उधार पे सामान बेचा है, तो आप मुझे मेरा नाम एज अ डेटर लिखेंगी, क्योंकि डेटर कस्टमर होता है और उससे फ्यूचर में पैसा रिकवर करने का हक होता है। और मैं आपका नाम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ क्रेडिटर लिखूंगा, क्योंकि क्रेडिटर एक तरीके का सप्लायर होता है, उसे फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, डेटर क्रेडिटर समझ में आया? यस सर। दिख नहीं रहा आपके उसमें बुक में। बुक में नहीं दिख रहा? नहीं आपकी मतलब स्क्रीन में। मेरी स्क्रीन में तो दिख रहा होगा ना, स्क्रीन शेयर की है तो आ रही होगी स्क्रीन, कि नहीं आ रही है? नहीं मतलब थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। अच्छा, ये देखिए अब आ रही है। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पूरा आ रहा है। यस यस। चलो ठीक है, तो डेटर क्रेडिटर समझ में आया। मान लो जब आप सामान बेच रही हैं तो आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, आपने कहा नहीं है, हम आपकी मुंह जुबानी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। आप ऐसा करिए कि जब एक रिटर्न एग्रीमेंट करिए हमारे साथ कि 1 हफ्ते बाद आपने मुझसे इतने रुपए के सामान खरीदे हैं, इतनी क्वांटिटी में, इतने रुपए के, और 1 हफ्ते बाद आप इसके आगे 10,000 रुपए हमको पे करेंगे। ठीक है, तो हम तैयार थे कि चलो कर लेते हैं अग्रीमेंट। तो आपने ऐसा ऐसा लिखा इस अग्रीमेंट में कि 1 हफ्ते बाद मैं 10,000 रुपए दूंगा, आपने अपने साइन किए। ठीक, और जिस दिन मैंने उस अग्रीमेंट पे अपने साइन किए और उसके ऊपर क्रॉस करके एक्सेप्टेड लिखा, ठीक है, क्या किया मैंने, जिस दिन उस अग्रीमेंट पे क्या हुआ, सबसे पहले तो उस अग्रीमेंट पे सबसे पहले आपने उस पे जो जो चीजें लिखनी थी वो लिखी, फिर आपने अपना साइन किया। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया, मुझे दिया साइन करने के लिए, तो फिर मैंने अपना साइन किया। ठीक, और उसके ऊपर क्रॉस करके एक्सेप्टेड लिखा। तो जैसे ही मैंने अपना साइन करके उस पे क्या किया, एक्सेप्टेड लिखा, उसके बाद वो कागज के टुकड़े से एक बड़ा ऑफिशियल, बड़ा ताकतवर इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाया जा सकता है, और उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये काम क्या करता है? ये एक तरीके से लीगल प्रूफ हो गया ना कि आप एग्रीमेंट नहीं हो गया कि उस पे सारी चीजें मेंशन्ड हैं कि इसने आपने मुझे सामान बेचा इतने रुपए का। अच्छा अच्छा, सामान बेचा, और आपके भी साइन है उस पे, मेरे भी साइन है, मैंने उसके ऊपर एक्सेप्टेड भी लिखा है कि मुझे मंजूर है कि मैं 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा। तो अगर मैं 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं कर सकता तो फिर आप इसको जाके कोर्ट में दिखा सकती हैं और मुझे कोर्ट तक घसीट सकती हैं, है ना। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट इतना पावरफुल है कि लॉ में इसको नाम दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, समझ गए। अब जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन, का लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा होगा मैम, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सेपरेट चैप्टर है आपकी बुक में, वहां पे आप इसको देखेंगी। ठीक, मैं आपको जो बताना चाहता हूं इस समय कि जैसे ही ये साइन हुआ और जैसे ही वो कागज के टुकड़े से बिल ऑफ एक्सचेंज बना, उसी दिन से मैं आपका डेटर नहीं रहूंगा। ठीक है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे एज अ डेटर नहीं दिखाएंगी, बल्कि एज अ बिल्स रिसीवेबल दिखाएंगी, BR। ठीक है, क्या दिखाएंगी, एज अ बिल्स रिसीवेबल यानी BR। ठीक, मतलब बिल मिलना बाकी है। हाँ, बिल, एक आपके पास एक ऐसा बिल है जिसके तहत आपको पैसा रिसीव करने का हक है। तो होगा क्या, आप मेरा नाम एज अ डेटर कैंसिल करेंगी अपनी बुक्स में और एज अ BR चढ़ा देंगी। अरे मैम, दोनों जगह थोड़ी रख सकती है ना। नहीं मतलब बिल्स
रिसीवेबल लिखे हैं या डेटर लिखे हैं, दोनों में काम तो एक ही करना है। आपने इतना प्रोसेस किया किस लिए है? ताकि ये प्रूफ रखने के लिए ना कि मैं 1 हफ्ते बाद पैसे दे दूंगा। तो अब बिल साइन करवाया है तो मेरा नाम एज अ बिल लिखना चाहिए आपको, है ना, कि बीआर के रूप में मुझे पैसा मिलेगा। तो अगर बीआर के रूप, प्रूफ से लिखा जाता है। हाँ, कि आपको श्योरिटी हो जाए कि 1 हफ्ते में आदमी पैसा दे देगा, और अगर नहीं देगा तो कोर्ट तक घसीट सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि डेटर पैसा देने से मुकर सकता है पर बीआर वाला बंदा पैसा देने से नहीं मुकर सकता। ठीक है, तो अगर आपको बीआर में मेरा नाम चढ़ाना है तो डेटर में से नाम काटना भी तो पड़ेगा, दोनों जगह थोड़ी चढ़ जाएगा। और जिस दिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ उसी दिन से आप मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरी क्रेडिटर नहीं रहेंगी। मैं आपका नाम एज अ क्रेडिटर काट दूंगा और क्या लिखूंगा, एज अ बिल्स पेबल। ठीक, एज अ बिल्स पेबल। ठीक, समझ गए ये पूरा? यस सर। ठीक है, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। चलो अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या है और ट्रेड पेबल क्या है। तो मैम ये तो बहुत आसान चीज है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक, और ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। कोई दिक्कत? नहीं सर। बस ठीक है, आपने सही कहा था मैम कि कल हम लोग जो सोच रहे थे कि 30 मिनट में हो जाएगा पूरा, 30 मिनट में नहीं हो सकता। अभी लग रहा है 1 क्लास और लग जाएगी इसके लिए। ठीक है, ओके। ठीक, ये समझ में आ गया ना, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पूरा? यस सर। ठीक है, चलो गुड्स का मतलब तो आपको पता ही है। तो क्या क्या ये क्या है ट्रेड? हाँ, क्या ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल अभी जो समझा था। नहीं मतलब बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल हुआ ना? हाँ, बिल्स रिसीवेबल ट्रेड है बिल्स, ना क्या कुछ? हाँ, ट्रेड क्या हुआ उसका? ट्रेड मतलब क्या कह रही हैं आप? मतलब बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल दोनों एक ही चीज है? नहीं मैम, बिल्स पेबल है और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। वैसे ही डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल होता है। समझ पाई? मतलब एक क्रेडिटर ऐड कर दिया। हाँ, जब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ऐड करें तब ट्रेड पेबल आएगा, और जब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को ऐड करें तो ट्रेड रिसीवेबल आएंगे। ठीक है, समझा क्या? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया सर। मैम आपको डेटर इंडिविजुअली समझ में आया क्या मतलब है? डेटर का मतलब, जी सर। बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझ में आया? जी सर। तो डेटर, जितनी डेटर्स की वैल्यू है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मान लो 20,000 रुपए के डेटर्स हैं आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और मान लो 10,000 रुपए के बिल्स रिसीवेबल है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20,000 के डेटर और 10,000 के बिल्स रिसीवेबल, और टोटल जो 30,000 आएगा वो क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, टोटल जो निकल के आएगा वो होगा। जब डेटर्स की वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जो बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब उन दोनों को जोड़ देंगी तो ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा। और जब क्रेडिटर्स की वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जो बिल्स पेबल की वैल्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन दोनों को जोड़ देंगी तो ट्रेड पेबल मिलेगा। जैसे कि मान लो 10,000 रुपए के आपके पास क्रेडिटर्स थे और 5,000 रुपए के आपके पास क्या थे, बिल्स पेबल, तो दोनों को आपस में जोड़ा आपने तो ये 15,000 का जो आ रहा है टोटल, ये क्या है, ट्रेड पेबल्स है। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट है कॉस्ट क्या होता है। तो यही आज का लास्ट रखते हैं। कॉस्ट का मतलब वैसे आप जानती ही हैं, किसी भी चीज को आपने जिस कीमत पे खरीदा है वो उसकी कॉस्ट कहलाती है, यानी जो उसकी परचेज प्राइस होती है वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। लेकिन जब भी आप एसेट खरीदती है ना, तो एसेट खरीदते वक्त
जो भी कॉस्ट, जो भी खर्चा आपने उसके ऊपर किया होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वो भी उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। जैसे कि मान लो टीवी खरीदा आपने, तो वो क्या है, एसेट है। तो टीवी खरीदने के बाद आपने उसके ऊपर मान लो 30,000 का टीवी खरीदा है, और उसके बाद 500 रुपए उसके भाड़े के ऊपर खर्च किए, 500 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्च किए, तो क्या हुआ, 31,000 रुपए खर्च हुए हैं कि 30,000 रुपए खर्च हुए हैं? 31,000 खर्च हुए हैं। तो एसेट की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? टीवी आपको कितने का पड़ा, 30 का कि 31 का? 31 का पड़ा है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई एसेट खरीदती हैं, तो एसेट खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज आप जितना भी खर्चा करती हैं उस एसेट के ऊपर, वो उसकी कॉस्ट में जोड़ लिया जाता है, तो वो भी कॉस्ट होता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नो सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मैम। एक पेज मान लीजिए और बचा है बस इसका। ओके ठीक, ओके। चलिए फिर कल हम लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे।